जब आप ऐसे सोसाइटी में पैदा होते हैं जहाँ पे प्रिविलेज शब्द और हैप्पीनेस जैसे वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं और जो आप स्ट्रगल करते हैं आपको लगता है यही आपकी लाइफ है। मुझे समाज के द्वारा सिखाई जाती थी चीज़ें कि अगर आप सुंदर नहीं हो, अगर आप काले रंग की एक सामान्य से दिखने वाली लड़की हो तो आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आपको बहुत ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए, आपको हम्बल होना चाहिए। मैं जिस गरीबी लाचारी को देखकर आई थी वही चीज़ मुझे एक आवाज़ मिली उस यूनिवर्सिटी में, उस आवाज़ को उठाने के लिए जेएनयू ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट दिया। Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview. Today, when she sees kids selling flowers at a traffic signal, she fights back tears because decades ago she was one of them. Sarita Mali grew up in the slums of Mumbai, selling garlands on the streets, but she chose books over flowers. Selected by 2 universities in the US to pursue a PhD in Hindi, Sarita Mali's story is inspirational. It is one that can bring tears, yet it gives hope to many who weave dreams. In this edition of HT's weekly talk show, The Interview, we meet the 28-year-old Sarita Mali and retrace her journey from the slums to the US. Welcome to the show, Sarita Mali, and thank you for being here with us. थैंक यू मैम। You know, you have been written about quite a lot, so I will come to the known bits later. What is it that is unknown about you? I have one request that I want to speak in Hindi more. मैं जिस जगह से आती हूँ उस जगह के आसपास एक स्मार्टफोन है और जब मेरा कोई इंटरव्यू आता है यूट्यूब पे या किसी चैनल पे तो उस गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठा होकर उस फ़ोन पे उस इंटरव्यू को सुनते हैं। इसीलिए मैं अपनी बात हिंदी में रखना चाहूँगी जिससे वो मेरी बातों को सुन सकें और समझ सकें। इन माई स्लम्स लॉट्स ऑफ सफरिंग्स। आई थिंक ये जो शब्द हैं ये बहुत कम है, बहुत कम। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भीतर उठती हैं, वो बातें जो कभी उम्मीद देती थी, कभी हौसला बनती थी तो कभी अकेले में रुलाती भी थी। लेकिन उन सारे सफ़र को मैंने जिया उस गरीबी को। वो जो कुछ बातें जिनकी आप बात कर रही हैं उनके बारे में बताइए. Tell us some of those things which are there in the recesses of your mind. बहुत सी बातें हैं कि जब आप ऐसे सोसाइटी में पैदा होते हैं जहाँ पे प्रिविलेज शब्द और हैप्पीनेस जैसे वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं और जो आप स्ट्रगल करते हैं आपको लगता है यही आपकी लाइफ है। बहुत कम उम्र में मैंने ये महसूस कर लिया था कि मैं ऐसे घर में, ऐसे समाज में पैदा हुई हूँ जहाँ पे रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। घर के भीतर थी लेकिन घर के बाहर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको ज़रा समझाओ, एक्सप्लेन दिस टू मी. छोटी छोटी चीज़ें बहुत महसूस होती थी, जैसे मुंबई में बारिश बहुत होती थी तो मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद था, अभी भी बहुत पसंद है। लेकिन मैं इंतज़ार करती थी कि कब बारिश होगी, लेकिन जब बारिश होती थी तो घर के सामने से नाला बहता था तो घर में पानी आ जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि रात में सो रहे हैं और घर में घुटने भर पानी है। तो वो जो मेरे भीतर एक बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे कि मुझे बारिश पसंद है लेकिन मेरे घर में नाले का पानी आ जाता है बारिश में। ये बहुत छोटी सी घटना है। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से मेरा जीवन बदला कि हमें अपनी मम्मी से 10 रुपये मांगने में भी कई दफ़ा सोचना पड़ता था कि ये पैसे हैं या नहीं हैं उनके पास। पिताजी, कभी कभी ऐसा होता था कि स्कूल में बुलाए जाते थे पेरेंट्स को तो पिताजी हाथ में कभी कभी झोला लेकर ही आ जाते थे। तो कभी कभी हमें लगता था कि क्यों मेरे पिताजी ही क्यों ऐसा काम करते हैं, लेकिन उसे कभी हमने शर्मिंदगी नहीं बनने दी। उस चीज़ को हमने अपना स्ट्रेंथ बनाया, उस चीज़ को हमने अपना साहस बनाया और आज उसका ये रिज़ल्ट है कि
मैं यहाँ पे बैठी हूँ और अपनी बात रख रही हूँ। So, how does it feel to be famous and written about today? From what you have gone through to where you are now? अच्छा फ़ील होता है, लेकिन इसके साथ-साथ ही बहुत सारी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लगती है कंधे पे उस समाज की। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ कि इस समय मैं खुश हूँ, खुशी से ज़्यादा मेरे मन में दुविधा है और ज़िम्मेदारी का एहसास ज़्यादा है। मैंने आस-पास ये चीज़ें हमेशा देखी कि वहाँ पे कई छोटे-छोटे काम होते थे, जैसे लहसुन छिलने का काम होता था, औरतें घर में करती थीं। घर काम करने वाली औरतें होती थी, सड़क किनारे कुछ सामान बेचने वाले लोग होते थे। तो ये जो मेरी कहानी है, ये उन लोगों की भी कहानी है, ये उन औरतों की कहानी है। तो मुझे ये चीज़ें अब जब सोशल मीडिया और बाकी मीडिया पर आ गई हैं, तो मुझे ज़िम्मेदारी का एहसास ज़्यादा हो रहा है। Tell me about selling flowers on the streets of Mumbai and from there to JNU. How did you handle the change? वो बदलती परिस्थिति को आपने कैसे हैंडल किया? झोपड़पट्टी से जेएनयू तक का रास्ता तय तो आपने किया, पर उस चेंज को आपने कैसे हैंडल किया? मैं जिस गरीबी, लाचारी को देखकर आई थी, वही चीज़ मुझे एक आवाज़ मिली उस यूनिवर्सिटी में, उस आवाज़ को उठाने के लिए। जेएनयू ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट दिया। जेएनयू ने मेरे स्ट्रगल को रिस्पेक्ट दिया कि अगर आप उस समाज से आ रहे हैं तो वह चीज़ उनके लिए सम्माननीय बनी। बहुत सारी चीज़ें जेएनयू में हैं, डिप्राइवेशन पॉइंट्स है, रिजर्वेशन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी मेरे भीतर नहीं आया। वो मुझे एक तरह से यह महसूस हुआ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आई हूँ, मेरा एक अपना इतिहास रहा है और लोगों को उस बारे में बात करते हुए सुना। ये कहानी जेएनयू में आम है। जेएनयू में कई तरह की ऐसी लड़कियां हैं जो आदिवासी समाज से हैं, घर से भाग के आती हैं, कुछ पैसे लेकर के यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी, हम पढ़ पाएंगे। तो ऐसे तमाम तरह की कहानियाँ मेरे आसपास थी। तो मुझे रोड के किनारे फूल बेचने से लेके जो जेएनयू तक मेरा एक जो स्ट्रगल रहा है, वो एक मानसिक रूप से एक वो स्ट्रगल रहा है, लेकिन जेएनयू ने मुझे खुली बाहों से स्वीकार किया। तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी मेरे भीतर उस तरह से नहीं आया। You said about yourself, I got the last OBC seat and that was the turning point. Just explain this. इसको थोड़ा विस्तार में बताइए कि आपने इसको टर्निंग पॉइंट क्यों कहा? ओबीसी सीट का ज़िक्र इसीलिए किया क्योंकि इस सोसाइटी में रिज़र्वेशन को लेके भी एक परसेप्शन है और उस ओबीसी की लास्ट सीट से 2016 में जब मैंने ऑल इंडिया लेवल पे जेएनयू एंट्रेंस में टॉप किया, तो वो जर्नी जो मैंने तय की, ये ओबीसी सीट जो लास्ट ओबीसी सीट थी, ये रेफरेंस मैंने वहाँ से दिया कि कैसे रिजर्वेशन लेके मैंने ओबीसी की आखिरी सीट पे जब एडमिशन लिया और 2 साल मेहनत करके मैंने ऑल इंडिया लेवल पे जेएनयू का एंट्रेंस टॉप किया। और जेएनयू में एडमिशन पाना टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि शायद अगर मैं जेएनयू में नहीं होती तो मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मेरा भविष्य क्या होता। तो मैं आगे कहाँ तक पहुँचूँगी, क्या बनूँगी, वो अलग प्रश्न है। लेकिन जब मैं पलट के अपने अतीत में देखूँगी तो निसंदेह जेएनयू में एडमिशन पाना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। और जस्ट बिकॉज़ ये हुआ ओबीसी रिजर्वेशन के कारण, उसकी आखिरी सीट पे मेरा एडमिशन हुआ। जब तक आपने जेएनयू ज्वाइन नहीं किया था, आपने शायद जेएनयू का नाम भी नहीं सुना था एंड यू हैड प्रोबेबली हर्ड योर अंकल से दैट whoever goes to JNU becomes a somebody and you wanted to be a somebody. Is that right? And just take me through that. Yes, it is right. He was my cousin. और उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में बताया व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। तो उन्होंने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि तुम जेएनयू जाओ, जेएनयू जो जाता है वो कुछ बनकर ही आता है। मुझे नहीं पता था जेएनयू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू कॉलेज है, बस वो एक बात मेरे जहन में रह गई कि जेएनयू जाना है, जेएनयू जाना है, कुछ भी करके जाना है, क्योंकि मुझे कुछ बनना था अपनी लाइफ में, मुझे कुछ करना था।
मैं जिस समाज में पैदा हुई थी मुझे वहाँ नहीं मरना था, मुझे उन लोगों के लिए भी करना था। तो वो बेचैनी हमेशा से मेरे भीतर रही। तो वो जो जर्नी थी वो वहाँ से शुरू हुई। जब पहली बार आपने जेएनयू की बिल्डिंग देखी, उसमें कदम रखा, तो क्या फीलिंग्स थी? एक सेंस ऑफ, इफ आई मे यूज द टर्म, इन्फीरियॉरिटी था? जेएनयू जब नहीं पहुंची थी तो बहुत इन्फीरियॉरिटी था, क्योंकि आप जिस समाज से आते हो और अचानक से एक कॉलेज से जो एक यूनिवर्सिटी तक की जो एक पूरी जर्नी थी, तो डर लगता था। दिल्ली जैसा शहर है, यूनिवर्सिटी है, लोग किस तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे, कलर को लेके, सोसाइटी को लेके। मैं जिस समाज से आती हूँ, कपड़े अच्छे नहीं थे। मम्मी ने जो कपड़े दिला दिए, मैं सूट पहनती थी 2016 तक। मैंने पहली बार जेएनयू में जीन्स पहना जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ। तो तमाम तरह की चीज़ें थीं। डर लगता था। एकेडमिक्स में नहीं डर लगता था, क्योंकि आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, तो मैं उस चीज़ को लेके मेरे अंदर डर नहीं था। लेकिन एक यूनिवर्सिटी में एक वो जो पूरी सोसाइटी है वो किस तरह से ट्रीट करेगी, उसको लेकर मन में सवाल था। मुझे आज भी याद है जब मैं एडमिशन लेने आई थी तो ऑटो में मैं थी और मैं बाहर सिर निकाल के देख रही थी, अच्छा ये यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पे तो मैं लोगों को देख रही थी किस तरह से लोगों ने कपड़े पहने हैं, वो मुझे किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्या क्या कहीं ये बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी होगी, मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन एक कमिटमेंट था खुद को लेके कि मुझे करना ही है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। You said that you were born in a society where violence, hunger, poverty were a part of life. हमें कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता था. Take me through this and the caste discrimination in your years of growing up. बिल्कुल। मेरा जन्म जो घाटकोपर ईस्ट की एक झुग्गी में हुआ, वहाँ पर मैं ये कहूँगी कि वो पूरी तरीके से क्राइम का एक हब था। तमाम तरह के नशे और जो टीनेजर्स थे वो करते थे, चाहे वो ड्रग्स लेना हो। कभी कई दफ़ा हर 10-15 दिन में ये बातें सुनाई देती थी कि घर से 1 किलोमीटर की दूर पे किसी की लाश मिली है, किसी का मर्डर हो गया है। कई लोग ऐसे भी थे जो प्रोस्टिट्यूशंस में पकड़े गए थे, चाहे वो बिजली चोरी की समस्या हो और तमाम तरह की चीज़ें। डोमेस्टिक वायलेंस देखा है कि अच्छा ये हैं, तो यहाँ पे कुछ घर में ऐसा होता था कि जो औरतें थीं रोज़ शराब पी के उनके पति आते थे, उनको पीटते थे, बुरी तरह से पीटते थे। तो ये चीज़ें मैंने जब से होश संभाला तब से देखा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी और एक ओबीसी समाज से मैं आती हूँ, ओबीसी बैकवर्ड सोसाइटी से। तो एक कहीं न कहीं एक स्टीरियोटाइप सोच है कि दीज़ आर द पीपल हू जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से हैं, लेबर क्लास से हैं, ये बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं, ये इनका काम फूल बेचना है, तो मोस्टली यही होगा कि इनके बाद की जो जनरेशन होगी वो भी यही चीज़ करेगी। तो एक ये स्टीरियोटाइप सोच जो एक बैकवर्ड कास्ट के लोगों को लेकर है, वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं मैंने फेस किया। मुझे आज भी अपने स्कूल के एक टीचर की याद है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। वो जब क्लास में आते थे तो वो सबसे पहले पूछते थे कि क्लास में कौन-कौन है जो सिंह कास्ट का है, ठाकुर कास्ट का है, अच्छा तुम्हारे कितने नंबर आए? तुम्हें शर्म नहीं आता? ठाकुर होके तुम फेल हो गए या हो गए? तो उस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती थी। लेकिन अब जब चीज़ें पलट कर देखती हूँ तो लगता है कि येस दैट वाज़ अ डिस्क्रिमिनेशन। जो चीज़ें हम उस समय नहीं समझ पाए, अब जब हम उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो छोटी-छोटी चीज़ें जुड़कर एक पूरा, आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का एक पूरा चेन था। अगर हमें कहीं खुशी मिल जाती थी तो वो हमारे लिए प्रिविलेज होता था कि हाँ, आज हमने सेलिब्रेशन कर लिया, ये हमारे लिए एक खुशी का मौका है। स्किन को लेके खासकर जो एक तरह का शोषण था, वो बहुत भयानक था। मेरे साथ मैंने जब से होश सँभाला, कलर को लेके मैंने बहुत कुछ झेला। अपने ग्रेजुएशन डेज़ तक मैंने झेला। जेएनयू में आके मैं इन चीज़ों से काफ़ी हद तक मुक्त हुई और एक टीनेज में एक समय में भयानक रूप से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त थी कि मुझे लगता था कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं ऐसे रंग को लेकर जब मैं पैदा हुई।
तो मुझे समाज के द्वारा सिखाई जाती थी चीज़ें कि अगर आप सुंदर नहीं हो, अगर आप काले रंग की एक सामान्य से दिखने वाली लड़की हो तो आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। आपको बहुत ज़ोर से नहीं हँसना चाहिए, आपको हम्बल होना चाहिए, आपको हर चीज़ हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। लाइक यू डोंट हैव राइट टू से नो, जो कि मैं हमेशा से नहीं रही हूँ, मेरी अपनी चॉइसेस रही हैं। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती थी। उनका ये कहना था कि तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है तो कम से कम व्यवहार तुम्हें अच्छा करना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने भयानक रूप से झेली हैं। मुझे याद है मैं उस समय आई वाज़ इन 8th क्लास आई थिंक, और हमारे पूरा जो झुग्गी थी उसकी लाइट नहीं थी, लाइट गई हुई थी। तो मेरा एक बस्ती का ही एक लड़का था, तो हम लोग ऐसे खेल रहे थे अंधेरे में, तो ऐसे कुछ-कुछ बातें हुई, तो उसने कहा मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तू तो अंधेरे में दिख ही नहीं रही है, तू रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस समय मुझे इतना बुरा लगा एंड आई वाज़ लिटरली क्राइंग। मैं बहुत रोई। मुझे आज भी याद है कि अंधेरे में वो दिख नहीं रहा था, लेकिन जभी भी घर में लाइट जाया करती थी या आस-पास, तो मुझे डर लगता था कि कहीं लोग ये ना बोलें कि अरे ये तो दिख नहीं रही है। तो एक टाइम मैं बचने लगी थी लोगों से, मुझे मिलने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि कहीं कोई मज़ाक ना कर दे मेरे रंग को लेकर। चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं। फ्रॉम हैंडलिंग फ्लावर्स टू बुक्स, फ्रॉम सेलिंग गार्लैंड्स एंड फाइनली लर्निंग टू मेक देम, व्हाट वाज टफ? वाज स्टडीज टफ और मेकिंग गार्लैंड्स टफ? मेरे लिए दोनों ही चीज़ मैं कहूँगी, दोनों में से कोई भी चीज़ कठिन नहीं थी। चाहे फूल बेचने की बात हो या फूलों की माला बनाने की बात हो या पिताजी के साथ काम करने की बात हो, अ, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो आप कह सकते हैं कि एक हाथ में अगर मेरे फूल था तो दूसरे हाथ में किताब थी। किताब को मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती थी और ना आगे छोड़ना चाहूँगी। तो पढ़ाई मेरे लिए पैशन रही है, मोटिवेशन रही है। तो जभी भी मैं घर की परेशानियों से परेशान होती थी तो घर का मैं एक कोना पकड़ के कुछ नॉवेल्स पढ़ती थी। तो कहीं न कहीं जो मेरी रियल ज़िंदगी थी उससे मुझे कटने का मौका मिलता था। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब वो किताब ख़त्म होती थी तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती थी। मुझे लगता था फिर से मैं रियलिटी में आ गई हूँ। कितना पैसा दिन में फूल बेच के आप कमा लेती थी? और वहाँ से फिर जेएनयू तक हाउ डिड यू मैनेज योर फाइनेंसेस? हम लोग मोस्टली पापा के साथ जब त्योहार होता था तभी सड़क किनारे फूल बेचा करते थे। वैसे हम घर-घर फूल देने का काम करते थे जो डेली बेसिस पे लोग लेते थे। तो वही 250, 300, कभी 350 मैक्सिमम। जेएनयू तक के लिए फिर पैसे कहाँ से आए? उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था। उस समय 2000 रुपए वो भी पिताजी ने कहीं से अरेंज किया था मेरे लिए, जो ट्रेन की टिकट्स थी। और बाकी जेएनयू में जिस दिन मुझे एडमिशन मिला कुछ दिनों बाद डॉर्मेट्री मिल गई। तो 2 से 3000 रुपए का खर्चा था जो पिताजी ने अरेंज करके मुझे दिया था वहाँ से आना, और जेएनयू में रुकने की व्यवस्था हो गई थी तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कहीं से पे नहीं करना पड़ा था, और 250 रुपए फ़ीस। तो लगभग 3 से साढ़े 3000 में मुंबई से जेएनयू तक का सफ़र और जेएनयू में एडमिशन मुझे मिला था। What do you go through when you see kids selling stuff on traffic signals today? कैसा लगता है? होपलेस होती हूँ, दुःख भी होता है और कहीं न कहीं उम्मीद टूटती है, और ये जो पूरा सिस्टम है, एक सवाल भी मन में उठता है कि क्या ये जो पूरा सिस्टम है इन बच्चों के साथ कभी न्याय कर पाएगा? नॉस्टैल्जिक होती हूँ, अपने समय को याद करती हूँ कि जब आप किसी को कोई चीज़ लेने का आग्रह करते हैं और अ, हाथ बढ़ाकर जब पैसे माँगते हैं तो किस तरह से महसूस होता है। आप जब बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं ये 10 रुपए में ले लीजिए या उससे कम में ले लीजिए, तो वो सारी चीज़ें आँखों के आगे घूमती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफ़िक सिग्नल्स पे बच्चों को देखा है और उनके सर पे हाथ फेरने के अलावा कुछ नहीं
कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उन्हें 10-20 रुपए दूँ तो इससे उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। तमाम तरह के जो इमोशंस हैं वो आते हैं मन में उन बच्चों को देखकर, और मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं देखना चाहती हूँ उन बच्चों को। तकलीफ़ होती है। You see your life as an emotional journey. Tell me about that. बिल्कुल, ये एक इमोशनल जर्नी थी, क्योंकि सोसाइटी ऐसी थी कि छोटी-छोटी बातों पे सोचना पड़ता था। हर तरह की चीज़ें जो भी ज़िंदगी में, अगर कोई एक चीज़ भी खरीदनी है तो हमें कई दफ़ा सोचना पड़ता था। फिर अचानक से आपको पता चलता है कि एक दिन आप सुबह उठते हो, आपका सिलेक्शन इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो चुका है, और आप अपने सीनियर से फ़ोन कर के पूछते हो कि कितनी फ़ीस लगेगी, कोई स्कॉलरशिप है क्या? और वहाँ से फिर आपको रिप्लाई आता है कि आप केवल ट्रेन पर बैठिए और यूनिवर्सिटी पहुँचिए। तो कहीं न कहीं मैं इसे एक इमोशनल जर्नी मानती हूँ, और आज हिंदी एकेडेमिया से मैं आज इतनी धारा प्रवाह हिंदी बोल रही हूँ, तो एक हिंदी एकेडेमिया से फिर से एक यूएस एकेडेमिया में जाके वहाँ पे खुद को स्टैब्लिश करना है, खुद को वहाँ पे एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है, तो और चैलेंजेस हैं अभी लाइफ में। Why Hindi? You said it was your passion. बहुत ही कम उम्र में मुझे अलग सा एक लगाव था इस भाषा को, भाषा छोड़ दीजिए, लिटरेचर को लेके। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो हिंदी को ज़बरदस्ती इम्पोज़ करना चाहते हैं। मुझे हिंदी को लेके एक पैशन था। तो मुझे आज भी याद है जब मैं आई वॉज़ इन 5th क्लास और महादेवी वर्मा की मैं वो कविता पढ़ रही थी। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास यही, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो मैंने वो कविता कई दफ़ा पढ़ी, मतलब जब मैं 5वीं क्लास में थी तो अपने क्लास के 3-4 6, 7, 8 की सारी हिंदी की किताबें मैं पढ़ लिया करती थी। तो वो चीज़ें बहुत जल्दी महसूस हो गई, और मुझे लगता है कुछ तो मेरे भीतर वो था जो जन्मजात था। इसीलिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने के बाद भी उस विषय को मैं नहीं छोड़ सकी। उसको लेकर एक जो पैशन था, वो लोगों ने मुझे पागल तक कहा कि don't go with Hindi, you are wasting your time, you are wasting your talent, go with other subjects, history, psychology, everything. लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे हिंदी ही पढ़ना है। You were selected by 2 universities in the US. Why did you opt for University of California? I preferred University of California just because I got admission in a religious studies department, which is the one of the best department of the world, with largest faculty. And religious study is a totally different department, and I want to work with Hindi Marathi scholars. So my guides are William Elson and Holrich Barbara, and both are renowned scholar. विलियम एल्सन का जो काम है वो मराठी टेक्स्ट पे है। ही कैन स्पीक फ्लुएंट हिंदी, मराठी, एंड हॉलरिच बारबरा, शी इज़ लाइक रिनाउंड स्कॉलर इन संस्कृत टेक्स्ट एंड वुमेन स्टडीज़। अब आप यूएस जाने की तैयारी कर रही हैं, जाहिर है यू विल हैव टू टेक अ फ्लाइट। इज इट द फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग अ फ्लाइट? यस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल टेक माई फ्लाइट। डर लग रहा है? हाँ, डर भी लग रहा है। एक्चुअली ये बात आई वॉज शेयरिंग विथ माई फ्रेंड। वो मुझे कह भी रहा था कि तुम रोने मत लगना, आई नो वो एक लंबी जर्नी होगी। सो डरी हुई हूँ लेकिन एक्साइटेड भी हूँ। Sarita Mali, thank you very much. Thank you for being here with us. Thank you for your time. And thank you for sharing your innermost feelings. Thank you so much, ma'am.